नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वक्फ बिल आज होगा संसद में पेश। नीतीश कुमार की चुप्पी पर उठ रहे सवाल। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आज चर्चा के लिए पेश होगा। इसके लिए बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है और अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने को कहा है। इसी बिल को लेकर कई विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने भी बीते कुछ दिनों से देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किए गए हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लोकसभा में पेश होने से पहले बिहार में सियासी पारा गर्मा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर भी कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत में भी म्यांमार जैसे भूकंप का खतरा। आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने दी चेतावनी। सागाइंग फॉल्ट म्यांमार और बैंकॉक में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने वाले अर्थक्वेक का मूल कारण है। इस फॉल्ट को इंटरनेट पर मैप के माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के प्रोफेसर जावेद मलिक ने कहा कि सागाइंग फॉल्ट बहुत खतरनाक है। सिलीगुड़ी में गंगा बंगाल फॉल्ट है। इन दोनों फॉल्टों के बीच कई अन्य फॉल्ट लाइन हैं, जिससे इसकी खतरा भारत पर भी होने की संभावना है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, खरीदना नहीं पड़ेगा महंगा पानी। शहर में 5000 जगहों पर लगेंगे वाटर एटीएम। दिल्ली सरकार ने लोगों को स्वच्छ जल कम दर पर उपलब्ध कराने के लिए 5000 वाटर एटीएम लगाने की घोषणा की है। पहले चरण में दिल्ली के बाजारों व व्यावसायिक क्षेत्रों में इसकी शुरुआत होगी। इससे गर्मी के दिनों में बाजारों में आने वालों को पेयजल से संबंधित होने वाली परेशानी दूर होगी। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, लोगों को सस्ता व स्वच्छ पानी मिल सके, इसके लिए शहर में 5000 वाटर एटीएम लगाए जाएंगे। एटीएम पर उपयोग होने वाली प्लास्टिक की बोतल को वापस लेने की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि उनका रिसाइकिल कर फिर से उपयोग किया जा सके। दिल्ली के राजौरी गार्डन में 1 करोड़ 50 लाख की परियोजना का शुभारंभ। सड़कें, पानी और जल भराव की समस्या होगी खत्म। दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति, पर्यावरण और उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन विकास कार्यों के तहत लगभग 30 लाख रुपए की लागत से नई पाइपलाइन संत नगर एक्सटेंशन और श्याम नगर एक्सटेंशन मेन रोड में डाली जा रही है। इसके अलावा लगभग 82 लाख रुपए की लागत से विष्णु गार्डन और टीसी कैंप में सीवर लाइन के नवीनीकरण कार्य की शुरुआत हुई, जिससे इन इलाकों में सफाई और स्वच्छता की स्थिति में सुधार आएगा। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो के 18 नए कॉरिडोर बनाने का प्लान, 3 की डीपीआर तैयार। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो के 18 नए कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली मेट्रो रेल प्रबंधन ने दिल्ली एनसीआर को जोड़ने वाले 18 रूट में से 3 की डीपीआर भी तैयार कर ली है। मेट्रो फेज 5 के तहत प्रस्तावित इन 18 रूट को 2 चरणों मेट्रो फेज 5A में 3 कॉरिडोर जिसकी डीपीआर तैयार है, बाकी 15 रूट फेज 5B के तहत बनाए जाने हैं। दिल्ली मेट्रो ने केंद्र सरकार के मोबिलिटी प्लान के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के तहत यह प्रस्तावित रूट तैयार किए हैं। नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा, किस सेक्टर में कितना होने जा रहा है इजाफा। नोएडा में सेक्टर 14A, 15A, 44 और ग्रेटर नोएडा में संपत्ति सबसे महंगी होने जा रही है। इन तीनों सेक्टरों में नए सर्किल रेट की प्रस्तावित दर 1,75,000 से बढ़ाकर 1,92,000 रुपए करने की तैयारी है। जिले के तीनों प्राधिकरण ने अपने अपने क्षेत्र में संपत्तियों के आवंटन दरों में वृद्धि कर दी है। जिला प्रशासन भी अप्रैल में गौतम बुद्ध नगर के सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी में, जिसका ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है और आम लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसके लिए 5 अप्रैल की तिथि निर्धारित है। डिप्रेशन में केजरीवाल, ठीक करने के लिए फूके जा रहे पंजाब के करोड़ों रुपए। वीकेंड और ईद की छुट्टी के बाद मंगलवार को दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। सीएम रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण से संबंधित एक और कैग रिपोर्ट भी पेश कर दी। सदन में खूब हंगामा भी हुआ। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नया दावा किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल डिप्रेशन में चल गए हैं और उन्हें इससे बाहर लाने के लिए पंजाब के लोगों के करोड़ों रुपए फूके जा रहे। उन्होंने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए कहा कि मुझे केजरीवाल के जानने वाले ने ये बात बताई है। झंडेवालान के अनारकली बिल्डिंग में भीषण आग से कोहराम, कई दुकानें और गाड़ियां जलकर खाक। दिल्ली के झंडेवालान इलाके में स्थित एक इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग अनारकली बिल्डिंग में लगी है। वहीं पास में स्थित डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी आग की सूचना है। अनारकली बिल्डिंग में आग सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि आग से दुकान को नुकसान पहुंचा है।
दिल्ली में बढ़ने वाला है गर्मी का प्रकोप, 40 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। दिल्ली में एक बार फिर गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है। पिछले दिनों दिल्ली में ठंडी हवाओं के चलते मौसम में थोड़ी नरमी थी और दिल्ली वासियों को गर्मी से भी थोड़ी राहत मिली, लेकिन राहत का ये दौर खत्म होने वाला और जल्दी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते का पूर्वानुमान जारी किया है और जिसके मुताबिक अधिकतम तापमान फिर एक बार 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम है। पोल्यूशन रोकने में कहां चूक, कैग ने गिनाई आप सरकार की कमियां। दिल्ली में पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण की रोकथाम पर सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में रखी गई। ये वाहनों से होने वाले पोल्यूशन पर केंद्रित बताई जाती है ताकि आकलन किया जा सके कि क्या दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले वाहनों से होने वाले पोल्यूशन को रोकने या कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए। इस रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की उन कमियों को भी उजागर किया जिन पर ध्यान दिया गया होता तो पोल्यूशन की रोकथाम में मदद मिल सकती थी। 7 करोड़ 50 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पीएफ खाते से बिना कागजी कार्रवाई निकाल सकेंगे 5 लाख रुपए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 5 करोड़ 50 लाख सदस्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड निकासी की ऑटो सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने जा रहा है। क्लेम सेटलमेंट भी अब 10 दिन की बजाय 3 से 4 दिन में ही होगा। वहीं अब शादी, शिक्षा और घर खरीदने के लिए भी पीएफ ऑटो क्लेम की सुविधा मिलेगी। पहले केवल बीमारी और अस्पताल के खर्च के लिए ही ऑटो क्लेम मिलता था। मुश्किल में मंत्री कपिल मिश्रा, कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। दिल्ली सरकार में मंत्री और भाजपा नेता को राउत चिवनी कोर्ट से मंगलवार को झटका लगाया। कोर्ट ने मंत्री कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों में उनकी कथित विभिन्न भूमिकाओं की जांच के लिए सुनवाई का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इसे प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाया, जिसमें उन्होंने जांच के आदेश दिए। न्यायाधीश ने कहा कि यह साफ है कि दंगों के दौरान कपिल इलाके में थे, इसमें आगे जांच की जरूरत है। सदन पटल पर रखी गई वायु प्रदूषण की कैग रिपोर्ट, सीएम रेखा ने की पेशकश। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण से संबंधित कैग रिपोर्ट को विधानसभा में रखा। वायु प्रदूषण से संबंधित इस रिपोर्ट पर 2 दिनों तक चर्चा होगी। इससे पहले भाजपा सरकार शराब स्वास्थ्य डीटीसी की कैग रिपोर्ट पेश कर चुकी है। एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जाएगी। इस 1 महीने के भीतर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि यदि कैग रिपोर्ट में सरकारी खजाने के नुकसान या किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है तो दिल्ली विधानसभा इस पर उचित निर्णय लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। आपके 2 विधायकों ने विधानसभा में दिया नोटिस, बढ़ती बिजली कटौती पर चर्चा की करेंगे मांग। दिल्ली में रोज लग रहे पावर कट को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा सरकार को घेर रही है। अब आम आदमी पार्टी विधानसभा में भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में बढ़ती हुई बिजली कटौती पर आम आदमी पार्टी के 2 विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार ने विधानसभा में नोटिस दिया है। आपका विधायक दल इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगा। एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि भाजपा को सरकार नहीं चलाने आती है, उनकी सरकार आते ही दिल्ली में घंटों बिजली जाने लगी है। दिल्ली में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए गुड न्यूज, मिलेंगी इतनी सुविधाएं। दिल्ली में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए जन सुविधाएं बढ़ाने पर काम किया जाएगा। मसलन रैंप, एस्केलेटर और लिफ्ट, शौचालय आदि। दरअसल भाजपा विधायक अभय वर्मा ने मुद्दा उठाया कि जन सुविधाएं न होने से दिव्यांगों और बुजुर्गों को हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अगर अन्य विधायकों के पास इस संबंध में इनपुट है तो वे उपलब्ध कराएं ताकि सुविधाएं बढ़ाने पर गंभीरता से काम किया जा सके। योगी के हाई वोल्टेज इंटरव्यू की सबसे करंट वाली बात, हाई टेंशन की चपेट में आओगे तो मर जाओगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज के लिए कावड़ यात्रा का तर्क देने वालों को सख्त जवाब दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए लंबे इंटरव्यू में योगी ने कुछ हाई वोल्टेज जवाब भी दिए। इसमें सबसे सीधा और करंट वाला जवाब सड़क पर नमाज को लेकर था। उन्होंने महाकुंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि त्योहारों का अनुशासन हिंदुओं से सीखा जाना चाहिए। योगी ने कहा कि किसी धर्म की सड़क पर निकलने वाली पारंपरिक यात्रा को रोका नहीं गया है। ऐसा नहीं करेंगे तो हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो जाएगी। एम्स के वृद्धजन केंद्र और गर्ल्स हॉस्टल में बीमार पड़े 70 लोग, सामने आई ये बड़ी वजह।
एम्स के राष्ट्रीय वृद्धजन केंद्र व गर्ल्स हॉस्टल के पानी में फीकल बैक्टीरिया मिला है। एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की लैब में हाल ही में हुई जांच में इन दोनों जगहों के पानी में फीकल बैक्टीरिया पाया गया। इसके बाद अब संस्थान के डॉक्टरों के आवासीय परिसर पश्चिमी अंसारी नगर में दूषित पानी के कारण पिछले 3 से 4 दिन में 28 घरों में कई 65 से 70 लोग बीमार पड़ चुके हैं, जिसमें कई डॉक्टर भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर एम्स की इंजीनियरिंग विभाग ने भूमिगत वाटर टैंक की सफाई कराई। साथ ही डॉक्टर आवासीय परिसर से पानी के सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। 2025 की पहली तिमाही पिछले 5 साल में सबसे बेहतर। एक भी दिन AQI 400 के पार नहीं। राजधानी में बीते 4 साल में मार्च का वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे अच्छा रहा है। औसत सूचकांक 170 रहा। वहीं वर्ष 2021 के मार्च में 223, वर्ष 2022 में 217, वर्ष 2023 में 170 और वर्ष 2024 में 176 AQI दर्ज किया गया। यही नहीं, वर्ष 2025 के जनवरी मार्च तिमाही में औसत AQI पिछले 5 साल के दौरान सबसे अच्छा रहा। इस तिमाही के दौरान औसत AQI 2025 में 231 रहा, जबकि वर्ष 2024 में 250, वर्ष 2023 में 240, वर्ष 2022 में 241 और वर्ष 2021 में 278 रहा। ये खुलासा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने हालिया आंकड़ों के जरिए किया है। रोहिणी में बनेंगे 2 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, प्रशिक्षण फिटनेस सेंटर समेत मिलेंगी ओलंपिक जैसी सुविधाएं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहिणी सेक्टर 34 में 22.25 हेक्टेयर भूमि पर ओलंपिक मानक स्टेडियम और खेल परिसर विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। यह परियोजना दिल्ली के खेल बुनियादी ढांचे को ओलंपिक स्तर का बनाएगी। रोहिणी के साथ नरेला में भी समान सुविधाओं वाला खेल परिसर 20.23 हेक्टेयर भूमि पर विकसित करने का प्रस्ताव DDA ने तैयार किया है। इसके लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति पेश की है। इस विश्व स्तरीय परिसर में बहु खेल एकीकृत स्टेडियम, प्रशिक्षण क्षेत्र, एथलीटों के लिए आवास, फिटनेस सेंटर और खेल अकादमियां होंगी। नहीं रहे मशहूर साहित्यकार कमल किशोर गोयनका, प्रेमचंद के साहित्य पर की थी ढेरों रिसर्च। साहित्यकार कमल किशोर गोयनका का दिल्ली में मंगलवार सुबह निधन हो गया। गोयनका जी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के साहित्य के सर्वोत्तम विद्वान शोधकर्ता माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद पर उनकी अनेकों पुस्तकें व लेख प्रकाशित हो चुके हैं। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। उनके बेटे संजय ने बताया कि 9 मार्च से उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे शुरुआत में कुछ दिन से ICU में थे और इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया। पीएम मोदी ने इस छोटे देश को बताया सबसे महत्वपूर्ण मित्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट और उनके उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का भारत में उनके पहले राजकीय दौरे पर स्वागत किया। उन्होंने चिली को लैटिन अमेरिका में भारत का महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार बताया। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर प्रकाश डाला और सहयोग को अधिक बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। राहुल गांधी की तरह 140 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर चर्चा में। अनंत अंबानी ने जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक 140 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की है, जो उनकी 30वीं जन्मदिन की तैयारियों का हिस्सा है। यह यात्रा पिछले 5 दिनों से चल रही है और अनंत अगले 2 से 4 दिनों में द्वारका पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। इस पदयात्रा की तुलना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से की जा रही है, जिसमें राहुल ने भी लंबी दूरी पैदल तय की थी। हालांकि दोनों यात्राओं के मकसद अलग हैं। जहां राहुल की यात्रा का उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक एकता था, वहीं अनंत की यह यात्रा पूरी तरह से आध्यात्मिक और निजी आस्था से प्रेरित है। अल्पमत में पहुंची आप, महापौर और उप महापौर चुनाव में जीत हासिल करना मुश्किल। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की स्थिति लगातार कमजोर होने के कारण सत्ता में बने रहना आसान नहीं है। 1 साल के भीतर विधानसभा चुनाव में हार और बड़ी संख्या में पार्षदों के दल बदलने के कारण वह बहुमत खो चुकी है। इस कारण अब उनके हाथ से एमसीडी की सत्ता जाने की आशंका गहराने लगी है। अप्रैल में होने वाले महापौर और उप महापौर चुनाव में उसकी हार हो सकती है, जबकि भाजपा जीत के करीब पहुंच चुकी है। वर्ष 2022 के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 250 वार्डों में से 134 पर जीत हासिल कर बहुमत पाया था, लेकिन बीते 1 साल में कई घटनाक्रम हुए जिनके चलते आपके सदस्यों की संख्या कम हो गई है।
आंखों के मामले में ना करें ये गलती, छीन सकती है रोशनी। जाने क्या कहते हैं विशेषज्ञ। एलर्जी, आंखों का संक्रमण, सूखी आंखें, चुभन या दूसरे कारणों से होने वाली बीमारी में खुद डॉक्टर न बने। ये लापरवाही आंखों की रोशनी छीन सकती है। 10 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों में यह आंखों की दिव्यांगता का सबसे बड़ा कारण है। विशेषज्ञों का कहना है कि धूल, धुएं, फूलों की पराग और जानवरों के बाल सहित दूसरे कारणों से अक्सर बच्चों की आंखों में खुजली होती है। देखा गया है कि अभिभावक बिना डॉक्टर की सलाह लिए दुकान से दवा लेते हैं। अधिकतर समय स्टेरॉइड युक्त दवा का इस्तेमाल आंखों के इलाज के लिए करते हैं। ये दवा आंखों को दिमाग से जोड़ने वाली नस ऑप्टिक तंत्रिका को प्रभावित करती है, जो आंख से मस्तिष्क तक दृश्य जानकारी को पहुंचाती है। एलओसी पर नहीं हुआ मिठाइयों का आदान प्रदान, पीएम मोदी ने बांग्लादेश को दी ईद की बधाई। देश भर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान राजनीतिक हस्तियों ने भी एक दूसरे को ईद की बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को ईद की बधाई दी। पीएम मोदी ने एक संदेश भेजकर मुस्लिम बाहुल्य पड़ोसी देश के लोगों को ईद उल फित्र की बधाई दी। मोहम्मद यूनुस की प्रेस इकाई द्वारा साझा किए गए संदेश में कहा गया है, रमजान का पवित्र महीना समाप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आपको और बांग्लादेश के लोगों को ईद उल फित्र के त्योहार की खुशी के मौके पर हार्दिक बधाई देता हूँ। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।